ब्लडी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, सब स्वस्थ होंगे, सब एक नंबर होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम अपना रिवीजन कोर्स चालू करने वाले हैं, क्योंकि अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। अपनी जो सब्जेक्ट है सोशल फार्मेसी, उसका जो अपना सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज से हम इसका रिवीजन कोर्स चालू करने वाले हैं। वन बाय वन सारे चैप्टर को रिवीजन करेंगे अपन। अगर किसी को कोई डाउट आए तो आप जरूर से पूछना। तो आज की इस वीडियो में अपने पहले चैप्टर का रिवीजन कोर्स चालू करने वाले हैं। तो बच्चों, अगर कोई भी चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, और अभी तक आपने पिछले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनको भी जाके जरूर से देख लेना, क्योंकि अगर आपने पिछले वाले लेक्चर नहीं देखे तो आपको ये लेक्चर बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। तो बच्चों, अगर आपको साथ साथ इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमारे ऐप से भी जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको डीप फार्मेसी का कोर्स भी अवेलेबल हो जाएगा पूरा, और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी नोट्स है वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। अगर साथ ही आपको उसमें 25% डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा प्रोमो कोड AS25 यूज कर सकते हैं। उससे आपको इंस्टेंटली उस कोर्स पे 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बच्चों, अभी जाके चेकआउट करें, क्योंकि ये जो डिस्काउंट है वो सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है। इसके बाद में ये अवेलेबल नहीं रहेगा। तो आप अभी जाके चेकआउट करें और अभी जाके परचेज करें। तो बच्चों, इसके साथ हम आज की इस वीडियो में बढ़ते हैं, अपना रिवीजन कोर्स स्टार्ट करते हैं। तो उसके अंदर अपना चैप्टर है वो है सोशल फार्मेसी की। सोशल फार्मेसी क्या होती है, इसके अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे एग्जाम के लिए, उन सब चीजों के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो उसके अंदर है सोशल फार्मेसी डेफिनेशन। सबसे पहले कि सोशल फार्मेसी आखिरकार होती क्या है वो देखते हैं। तो उसके अंदर स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ड्रग्स, पीपल एंड सोसाइटी। मतलब कि जो भी स्टडी होती है ड्रग्स के बीच में और पीपल्स के बीच में और सोसाइटी के बीच में इंटरेक्शन होता है, उसी को बोलते हैं अपन सोशल फार्मेसी। मतलब कि दवा, व्यक्ति और समाज के बीच के संबंध के अध्ययन को ही बोला बोला जाता है सोशल फार्मेसी। अब इसके अंदर आगे चलते हैं। आगे इसके अंदर इंपॉर्टेंट लाइन है एक एग्जाम के लिए, उसको देखते हैं। तो उसमें सोशल फार्मेसी इज गोइंग टू ब्रिज बिटवीन फार्मासिस्ट एंड सोसाइटी। मतलब ये सोशल फार्मेसी वो एक तरह का ब्रिज का काम करती है फार्मासिस्ट और सोसाइटी के बीच में। मतलब ये एक तरह का ब्रिज, मतलब कि दोनों के बीच में संबंध बनाने का काम करती है सोशल फार्मेसी, फार्मासिस्ट और लोगों के बीच के अंदर। ठीक है, इसके अंदर अब आगे चलते हैं। आगे है स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी। अब ये सोशल फार्मेसी उसके क्या क्या स्कोप है, उन सब चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला है ड्रग्स यूज इन सोसाइटी। मतलब ये जो सोसाइटी है उसके अंदर ड्रग्स का यूज कैसे होता है, कैसे मिसयूज होता है ड्रग्स का, उन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो उसके अंदर है इरेशनल यूज इज टू मेजर प्रॉब्लम। मतलब कि अगर हम ड्रग्स का इरेशनल यूज करेंगे, मतलब कि जैसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है, अगर डॉक्टर की बिना प्रिस्क्राइब करी हुई दवाई लेंगे, जैसे कि डॉक्टर ने बोला कि आपको सुबह लेनी है, एक शाम में लेनी है, लेकिन अपन खुद की मर्जी से लेने की एक एक गोली अभी ले ली, एक दोपहर में ले ली, एक शाम को ले ली, फिर एक रात को ले ली, ऐसे दवाई ले रहे हैं ठीक होने के लिए। तो उससे क्या आगे हमारी बॉडी को भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा और हमारे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी उससे। उसके अंदर सेल्फ मेडिकेशन इज इक्वल्स टू मेजर प्रॉब्लम। मतलब ये यही बात है, सेम चीज है कि अगर सेल्फ मेडिकेशन भी करेंगे अपन तो उससे क्या है कि हमारी बॉडी बहुत ही ज्यादा परेशानी में आएगी, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी हमारी बॉडी को भी। तो ये हमें नहीं करना है इसके अंदर। इसका एग्जांपल है एंटीबायोटिक कोर्स इनकम्प्लीट। जैसे कि डॉक्टर ने एंटीबायोटिक का कोर्स लाया, किसी एंटीबायोटिक कोर्स लाया, 1 महीने का कोर्स है वो, लेकिन अपन खुद से ऐसे बोलेंगे कि हाँ अब 15 दिन तो लिया आपने कोर्स, और बाद में ऐसे बोला कि हाँ ठीक हुए। तो इससे क्या है कि जो अपने जो एंटीबायोटिक्स है उससे रेजिस्टेंस होने लगता है बैक्टीरिया को। इससे क्या है कि फिर बैक्टीरिया पे जो एंटीबायोटिक रहती है उसका फिर ज्यादा आगे आगे जाके इफेक्ट नहीं होता उससे। ठीक है, इसके अंदर अब आगे चलते हैं। आगे इसके अंदर दूसरा हुआ है पब्लिक हेल्थ प्रमोशंस। अब पब्लिक हेल्थ प्रमोशंस कैसे क्या करते हैं, मतलब कि लोगों के अंदर जो हेल्थ है उनके प्रमोशन करना, लोगों के अंदर अवेयर करना हाइजीन के बारे में, हेल्थ के बारे में, कैसे हम डिजीज से बच सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में अवेयर करना लोगों को। तो इसके अंदर है हेल्थ एजुकेशन। मतलब कि लोगों के अंदर हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनको बताना कि अपन अपनी हेल्थ को कैसे ठीक रख सकते हैं, कैसे अपन बीमारियों से बच सकते हैं, उन सब चीजों के बारे में डिटेल के अंदर बताना। दूसरा इसके अंदर इम्यूनाइजेशन। मतलब जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलते हैं, जो भी अपने इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम चलते हैं, उनके अंदर लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए बताना, उनको अवेयर करना कि हमें ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन लगानी चाहिए। इससे क्या कि हम डिजीज से बचे हुए रहते हैं। उसके आगे चलते हैं। तीसरा इसके अंदर हाइजीन। मतलब कि लोगों को हाइजीन के बारे में अवेयर करना, खुद की सफाई के बारे में और अपने आसपास सफाई रखने के बारे में अवेयर करना, लोगों को बताना कि अगर अपन साफ सफाई रखेंगे तो इससे क्या है कि हम बीमार कम पड़ेंगे, और बीमारी भी ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी इससे। इसके अंदर तीसरा है वो है ड्रग्स पॉलिसी एंड रेगुलेशन। मतलब कि जो ड्रग्स पॉलिसीज बनती है उनको बनाना और उनको अच्छे से लागू करना, रेगुलेट उनको उनका रेगुलेशन करना, उनको अच्छे से चलाना, ये भी एक फार्मेसी सोशल फार्मेसी का ही काम होता है। तो इसके अंदर शेड्यूल एच को लागू करना। दूसरा है एनडीपीसी एक्ट, इस एनडीपीएस एक्ट को लागू करना। इसके बाद देखते हैं जैसे राइट डोज इज इक्वल टू राइट पेशेंट इज इक्वल टू राइट टाइम। मतलब कि जैसे इसके अंदर कि सही डोज सही पेशेंट को सही समय पे दी जाना, इसी को बोलते हैं ड्रग रेगुलेशन एंड ड्रग्स पॉलिसीज।
उसके अंदर चौथा है वो है कम्युनिटी फार्मेसी। अब इसके अंदर क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो उसके अंदर काउंसलिंग मतलब ये लोगों को काउंसलिंग करना, जैसे कोई पेशेंट है तो उसकी काउंसलिंग करना, उसकी जो भी मतलब उसकी कोई भी बीमारी हो रही है, उसको सही तरीके से सुनना, उसको बताना कि कैसे हमें इससे बचा जा सकता है, उन सब चीज़ों के बारे में बताना। दूसरा इसके अंदर मॉनिटरिंग मतलब पेशेंट्स की मॉनिटरिंग करना कि वो कितना क्या बीमार है, इसके अंदर कौन-कौन सी डिज़ीज़ हो रही है, उसके पुराने रिकॉर्ड्स चेक करना या फिर उसकी पुरानी प्रिस्क्राइब जो भी डॉक्टर ने लिख के दी है उसको देखना। ये सब इसी के अंदर आता है। तो अब इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर पाँचवाँ हुआ बिहेवियरल रिसर्च मतलब कि लोगों के बिहेवियर या उनके बिलीफ के बारे में, उनकी इनकम के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में रिसर्च करना, ये इसी के अंदर इसी सोशल फाइनेंस का ही पार्ट है। अब इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर इसका एग्ज़ाम्पल है इंजेक्शन इज़ इक्वल्स टू पावरफुल माइंड मतलब कि अक्सर लोग मानते हैं कि जो इंजेक्शन होते हैं वो जो अपनी मेडिसिन्स आती है, जो फिर ड्रग्स आती है, उनसे पावरफुल होता है। उनको ऐसा लगता है कि अगर हमने इंजेक्शन लगा लिया तो अपन ठीक हो जाएँगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो इंजेक्शन होता है वो क्या है कि डायरेक्टली वेन्स के अंदर चला जाता है और उससे क्या है कि वो फास्टली वर्क करता है, तो उससे उनको लगता है कि ये पावरफुल होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, दोनों सेम वर्क करते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर है दूसरा है और रोल ऑफ फार्मासिस्ट। अब फार्मासिस्ट का क्या रोल रहता है सोशल फार्मेसी के अंदर, या फिर लोगों के जो लोग बीमार पड़ते हैं तो उनके अंदर लोगों का वो फार्मासिस्ट का क्या काम रहता है इसके अंदर वो देखते हैं। तो उसके अंदर है हेल्थ एजुकेशन मतलब वो लोगों के अंदर हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करता है। कैसे करता है वो लोगों को हाइजीन के बारे में बताता है, वैक्सीनेशन के बारे में बताता है, न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताना, मतलब वो बताता है लोगों की आँखों की सफाई के बारे में, आस-पास की सफाई के बारे में, और जो भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स है, जो कैंप्स लगते हैं, उनके बारे में बताता है। उनको बताता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करानी चाहिए, इससे क्या है कि हम डिज़ीज़ से दूर रहते हैं। और तीसरा है न्यूट्रिशन मतलब लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में अवेयर करना करता है, कि अगर उनको जो भी डाइट ले रहा है पेशेंट उसके अंदर न्यूट्रिशियस डाइट ले, इससे क्या है कि जो उसके जो हेल्थ है वो जल्दी ठीक होगी या जो पेशेंट है वो जल्दी ठीक होगा इसके अंदर। दूसरा है ड्रग्स इन्फॉर्मेशन मतलब वो ड्रग की इन्फॉर्मेशन देता है लोगों को बताता है कि कौन सी ड्रग लेनी है, कब लेनी है, कितनी डोज़ में लेनी है, इन सब चीज़ों के बारे में बताता है, उसके साइड इफेक्ट के बारे में बताता है। तो देखते हैं इसके अंदर है डोज़, साइड इफेक्ट, इंटरेक्शन मतलब वो लोगों को डोज़ के बारे में बताता है कि ये ड्रग कितनी लेनी है, कब लेनी है और कैसे लेनी है, उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बताता है और उसके इंटरेक्शन के बारे में बताता है। ये सब फार्मेसी से क्या रहता है लोगों को बताने का। अब इसके अंदर आगे एक एग्ज़ाम लाइन मतलब कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट लाइन दी गई है, उसके अंदर बताया गया है फार्मासिस्ट इज़ इक्वल्स टू ड्रग्स एक्सपर्ट मतलब कि वो बताया गया है कि जो फार्मासिस्ट होता है वो ड्रग्स एक्सपर्ट होता है। हाँ, ये ऑब्वियस सी बात सही है क्योंकि जो फार्मासिस्ट होता है वो उनको उसको सारी दवाइयों की जानकारी होती है, इसलिए उसको बताया गया है ड्रग्स एक्सपर्ट। उसके अंदर आगे चलिए तीसरा है रेशनल ड्रग्स यूज़ मतलब कि लोगों को सही तरीके से ड्रग्स यूज़ करना सिखाता है इसके अंदर। इधर सेफ प्लस इफेक्टिव प्लस एप्रोप्रिएट मतलब कि लोगों को सेफ, इफेक्टिव और एप्रोप्रिएट तरीके से दवाई का यूज़ करना सिखाता है। मतलब वो बताता है कि ये डोज़ है, ये मेडिसिन है, इसका इतना डोज़ लेना है, इस समय पे लेना है और इतनी क्वांटिटी में लेना है। इससे क्या है कि जो ड्रग्स रहती है वो सेफ भी रहती है, वो इफेक्ट भी करती है पेशेंट पे और एकदम एप्रोप्रिएट क्वांटिटी में रहती है और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं करती है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर चौथा है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मतलब कि वो लोगों को खुद की प्रिवेंशन के बारे में बताता है कि कैसे डिजीज़ से बचा जा सके। इसके अंदर वो बताता है स्क्रीनिंग, वैक्सीनेशन मतलब कि लोगों को काउंसलिंग करता है, फिर लोगों को बताता है कि वैक्सीनेशन लगाना चाहिए। इससे क्या है कि हम डिजीज़ से या फिर जो भी कोई डिजीज़ या कोई वायरस फैल रहा है उससे हम बचे रह सकते हैं। इसके अंदर दूसरा हुआ रिड्यूस डिजीज़ बर्डन इससे क्या है कि वो लोगों के जो बर्डन रहता है डिजीज़ का उसको भी रिड्यूस करता है। वो बताता है कि ये कोई बीमारी है जो ज़्यादा पावरफुल नहीं है। इससे क्या है कि अगर हम इससे प्रिवेंट रहेंगे तो हम इससे जल्दी से जल्दी बच सकते हैं। इसके अंदर 5 है फार्माकोविजिलेंस अब इसके बारे में देखते हैं। तो इसके अंदर है एडीआर मॉनिटरिंग मतलब कि लोगों जैसे कोई व्यक्ति अगर कोई पेशेंट बीमार है तो उसकी वो एडीआर मॉनिटरिंग मतलब कि एडवर्स डिजीज़ रिएक्शन के बारे में देखता है। अगर उसके कोई डिजीज़ वो साइड इफेक्ट कर रही है तो उसकी वो रिपोर्ट बनाएगा, वो आगे ट्रांसफर कर देगा उस पेशेंट को। छठा वो है हेल्थ प्रमोशन मतलब कि अब वो लोगों को हेल्थ के बारे में प्रमोट करता है लोगों के लिए, वो बताता है लोगों को। इसके अंदर फैमिली प्लानिंग मतलब वो लोगों को फैमिली प्लानिंग के लिए बारे में बताता है। इसके अंदर न्यूट्रिशंस के बारे में बताता है कि इतनी अगर डाइट ले रहा है कोई तो उसके अंदर इतने न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। इससे क्या है कि उनकी बॉडी हेल्दी रहेगी। इन सब चीज़ों के बारे में बताता है वो वन बाय वन। अब इसके अंदर 7वां हुआ कम्युनिटी सर्विस। अब इसके बारे में इसके अंदर क्या बताता है वो देखो। तो उसके अंदर कैंप्स अवेयरनेस मतलब कि वो कैंप्स बड़े जो अपने वैक्सीनेशन कैंप्स हो गए, इम्यूनाइजेशन कैंप्स उनको ऑर्गेनाइज करता है, लोगों के अंदर अवेयर फैलाता है इनके बारे में कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराना चाहिए या फिर इम्यूनाइजेशन कराना चाहिए। इससे क्या है कि उनकी जो हेल्थ है वो ज़्यादा से ज़्यादा ठीक रहने वाली। इसके अंदर आर्ट है इमरजेंसी सपोर्ट मतलब कि जो फार्मासिस्ट होता है वो इमरजेंसी सपोर्ट प्रोवाइड करता है लोगों को। वो कैसे करता है वो देखते हैं। तो उसके अंदर पैंडेमिक डिज़ास्टर्स मतलब ये जो पैंडेमिक आ गया जैसे कोरोना वायरस आया था, तो उसके अंदर जो फार्मासिस्ट रहता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण काम करता है, फिर इम्पोर्टेंट काम करता है, लोगों के अंदर इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे जो फर्स्ट एड किट हो गई, ये सब चीज़ें डिज़ास्टर के अंदर लोगों को प्रोवाइड कराता है। अब इसके अंदर तीसरा कॉन्सेप्ट वो है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। अब हेल्थ का क्या कॉन्सेप्ट होता है वो देखते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर है डेफिनेशन सबसे पहले इज इक्वल टू हेल्थ नॉट इज इक्वल टू एक्सेस ऑफ डिजीज मतलब कि इसके अंदर ये बताया गया कि जो हेल्थ है अगर डिजीज के ना होना ही हेल्थ नहीं बताया गया है इसके अंदर बताया गया कि जैसे डिजीज हेल्थ उसको बोलते हैं जैसे कि कोई व्यक्ति अगर फिजिकली फिट हो मेंटली फिट हो उसी को बोलते हैं अपन हेल्दी उसको अपन हेल्दी पर्सन बोलेंगे। उसके अंदर डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग हेल्थ क्या डेफिनेशन होते हैं वो देखते हैं। तो इसके अंदर है
हेल्थ इज इक्वल्स टू फिजिकली प्लस मेंटली प्लस सोशली वेलबींग। मतलब कि हेल्थ वो होती है, या फिर हेल्थ की डेफिनेशन वो होती है जैसे वो कोई व्यक्ति वो फिजिकली भी फिट रहे, मेंटली भी अच्छा रहे, हेल्दी रहे, या फिर जो सोशली मतलब जो भी समाज में वो ठीक रहे, या फिर लोगों के साथ उसके संबंध भी अच्छे रहे, तो उसी को बोलते हैं हेल्दी पीपल या फिर हेल्दी व्यक्ति। इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर है डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। अब हेल्थ मल्टी डायमेंशंस होती है। अब हेल्थ के जो मल्टीपल डायमेंशंस है उनके बारे में बात करते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला डायमेंशन है फिजिकल डायमेंशन, मतलब जैसे अपने एक्सरसाइज करते हैं उससे रिलेटेड। दूसरा इसके अंदर मेंटल डायमेंशन, मतलब जैसे अपना स्ट्रेस है वो कंट्रोल में रहे। तीसरा इसके अंदर सोशल डायमेंशन, मतलब जैसे कि अपन सोशली अपने जो रिलेशनशिप है लोगों के साथ वो कैसे है, इसके अंदर वो आ जाता है। चौथा इसके अंदर स्पिरिचुअल, मतलब ये अपनी जो भक्ति है वो कैसी है, इसके अंदर वो स्पिरिचुअल डायमेंशन आ गया इसके अंदर। पांचवा इसके अंदर इमोशनल डायमेंशन, छठा इसके अंदर इन्वायरमेंटल डायमेंशन, और सातवां इसके अंदर ऑक्यूपेशनल डायमेंशन। ये सब हेल्थ के डायमेंशन है। तो बच्चों अब इसके अंदर आगे चलते हैं। आगे अपना अगला टॉपिक है वो है डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ। तो बच्चों बेसिकली डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ वो होते हैं, मतलब कि ये वो फैक्टर होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि अपन हेल्दी है या सिक। तो बच्चों इसके अंदर अपना सबसे सबसे पहला फैक्टर है वो है बायोलॉजिकल फैक्टर। तो बच्चों ये एक नेचुरल फैक्टर होता है, और इसके अंदर इसका एग्जांपल जैसे कि इसके अंदर जीन आ गया, फिर जो एज आ गई, ये इसके फैक्टर्स होते हैं। तो इसके अंदर ऐसा है कि जैसे कोई व्यक्ति अगर ओल्ड है तो उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, या फिर अगर किसी की फैमिली के अंदर कोई भी डायबिटिक पेशेंट है तो उसको भी रिस्क होता है कि अगर उसको भी डायबिटिक पेशेंट हो सकता है या नहीं हो सकता आगे। दूसरा इसके अंदर एनवायरनमेंट फैक्टर, ये अपने आसपास के जो एनवायरनमेंट है, जैसे अगर एनवायरनमेंट अगर पोल्यूटेड हुआ तो इससे क्या है, हमारे हमारे अंदर भी डिजीज हो सकती है इससे। तीसरा इसके अंदर सोशल इकोनॉमिक फैक्टर है। अब ये इसमें ऐसा आता है जैसे कि अपनी इनकम और अपनी एजुकेशन अपनी हेल्थ को डिसाइड करती है इसके अंदर। चौथा इसके अंदर वो है लाइफस्टाइल, जैसे कि इसके अंदर स्मोकिंग या फिर डाइट, मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति अगर डेली स्मोकिंग करता है फिर जंक फूड खा रहा है तो उससे क्या है कि उसकी जो हेल्थ है वो वीक होगी, या फिर उसकी इम्यूनिटी है वो वीक होगी। अगर इससे रिलेटेड अगर कोई दूसरा व्यक्ति है वो रोज जिम जाता है और रोज हेल्थी डाइट ले रहा है तो उसकी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी इसके अंदर। चौथा इसके अंदर हेल्थ सर्विस, मतलब ये अगर कोई व्यक्ति अगर गाँव में रह रहा है तो उसके अंदर जो उसका हेल्थ सर्विस या फिर जो हेल्थ सर्विस है उसके पास कितनी अवेलेबल है या नहीं है। जैसे कि गाँव के अंदर रह रहा है तो उसके जो हॉस्पिटल होगा वो दूर होगा, और कोई व्यक्ति अगर शहर के अंदर रह रहा है तो उसके अंदर क्या है कि जो हेल्थ सर्विस है उसके वहाँ पे अच्छी होती है। जैसे कोई भी अगर हॉस्पिटल है तो उसके अंदर वो पास में ही है, उसको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। छठा इसके अंदर वो है कल्चरल बिलीफ, ये भी एक हेल्थ फैक्टर या डिटरमिनेंट ऑफ हेल्थ ही है। और इसके अंदर आठवां है वो है पॉलिटिकल फैक्टर। तो बच्चों इसके अंदर जैसे कि जो अपनी गवर्नमेंट है वो कितने हेल्थ पॉलिसीज प्रोग्राम ला रही है, तो लोग उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये भी अपने हेल्थ डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ के अंदर ही आता है। अब तो बच्चों इसके अंदर आगे चलते हैं। आगे इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके अंदर बताया गया है पॉवर्टी इज इक्वल्स टू पुअर हेल्थ। मतलब इसके अंदर ऐसा है कि अगर किसी व्यक्ति के पास पैसे नहीं है तो उसकी क्या है, जो हेल्थ है वो भी पुअर रहेगी। क्यों? क्योंकि उसको ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं मिल पाएगा, वो ड्रग्स या फिर मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर पाएगा, और वो हेल्थ डाइट भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। अब इसके अंदर आगे इसके अंदर है इंडिकेटर्स और हेल्थ इंडिकेटर्स। अब ये हेल्थ इंडिकेटर्स क्या होते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है वो है मेजर द हेल्थ इन नंबर्स। मतलब कि ये जो हेल्थ इंडिकेटर्स होते हैं वो अपनी जो हेल्थ है उसको नंबर्स के अंदर मेजर करते हैं। तो अब इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर इसके टाइप्स है मोटिलिटी। अब मोटिलिटी क्या होती है, मतलब कि ये इसके बेसिकली मतलब ये होता है कि इसके अंदर ऐसा है कि कितने लोग मर रहे हैं, तो ये मोटिलिटी है। जैसे कि इसके अंदर सबसे पहले सीडीआर, मतलब कि क्रूड ड्रग रेट, मतलब इसमें तो बताया गया कि 1000 लोगों पे कितने लोग मर रहे हैं, वो उसकी सीआरडी हो गई। जैसे कि 1000 लोगों पे 8 लोग मरे तो वो उसकी सीडीआर हो गई। दूसरा इसके अंदर आईएमआर, मतलब कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब कि 1000 नए शिशुओं पे कितने शिशु मर रहे हैं। जैसे कि हजार शिशुओं का जन्म हुआ तो उसके ऊपर 8 अगर नए 8 बच्चे मर गए तो उसका जो आईएमआर हुआ वो 8 हो गया इसके अंदर। तीसरा इसके अंदर आईएमआर, मतलब कि मदर मोर्टेलिटी रेट, ये इसके अंदर है। तो उसके दूसरा है वो मोर्बिडिटी, मतलब मोर्बिडिटी ये बताता है कि कितने नए केस फैल रहे हैं या फिर कितनी बीमारी फैल रही है, वो होता है मोर्बिडिटी। तो उसके अंदर सबसे पहला है इंसिडेंस। अब इंसिडेंस क्या होता है, तो बच्चों इंसिडेंस के अंदर ये होता है कि कितने नए केस आए, वो हो गया इंसिडेंस। दूसरा है प्रिविलेंस। अब प्रिविलेंस ये है कि नए केसेस और पुराने केसेस को जोड़ने पे जो आता है वो होता है प्रिविलेंस। उसके अंदर तीसरा है वो न्यूट्रिशंस, मतलब कि ये अपने जो जो डाइट के अंदर न्यूट्रिशंस है उसको बताता है। तो उसके अंदर सबसे पहला बीएमआई, मतलब कि बॉडी मास इंडेक्स। दूसरा इसके अंदर एनीमिया, मतलब कि हीमोग्लोबिन की कमी। अब इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे है इसके अंदर चौथा है वो सोशल इकोनॉमिक्स। अब ये क्या होता है, मतलब कि सोशल इकोनॉमिक्स मतलब ये होता है कि जो अपनी हेल्थ है वो पैसों और एजुकेशन दोनों पे डिपेंड करती है। जैसे कि अपने इनकम हो गई, अपनी जो लिटरेसी रेट है उस पर डिपेंड करती है अपनी हेल्थ। तो इसके अंदर अगला है वो है हेल्थ केयर डिलीवरीज, मतलब कि कितनी फैसिलिटीज, कितनी हेल्थ से रिलेटेड फैसिलिटीज अवेलेबल है हमारे पास, वो होता है हेल्थ केयर डिलीवरीज। तो इसके अंदर डॉक्टर रेशियो, मतलब कि 1000 लोगों को कितने या फिर कितने लोगों पे डॉक्टर कितने अवेलेबल है, मतलब कि जैसे कि 1000 लोगों पे अगर एक डॉक्टर अवेलेबल है तो वो सही है। और ऐसा है कि अगर एक डॉक्टर 5000 लोगों पे अवेलेबल है तो वहां पे अपने हेल्थ केयर सिस्टम में दिक्कत है। तो उसके अंदर छठा है वो एनवायरमेंटल, मतलब कि जैसे कि जो अपने एनवायरनमेंट होता है वो अपनी अपनी हेल्थ पे अफेक्ट डालता है। जैसे कि
अगर जो अपनी एयर है वो पॉल्यूटेड हो और जो वाटर है वो पूरी कंटामिनेटेड हो, तो इससे क्या है कि अपनी हेल्थ पे भी गलत असर पड़ता है। तो उसके अंदर साथ है क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब कि इसके अंदर ऐसा है कि जैसे कि कोई व्यक्ति अगर वो अपनी लाइफ जी रहा है तो वो कैसे जी रहा है, मतलब कि उसके अंदर वो हैप्पी है या नहीं, या फिर उसको कितना स्ट्रेस है, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिफर करता है। तो इसके अंदर बच्चों इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर है अगला टॉपिक वो है नेशनल हेल्थ पॉलिसीज। तो बच्चों अब इनके बारे में बात करते हैं। तो उनके अंदर सबसे पहली पॉलिसी वो है एनएचयू, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983। 1983 के अंदर सबसे पहले नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी। अब इसके अंदर क्या था, तो इसके अंदर था हेल्थ फॉर ऑल, मतलब कि जो अपनी हेल्थ है वो सबके लिए सेम हो, मतलब जैसे कोई अमीर हो या फिर कोई गरीब हो, उनके अंदर कोई भेदभाव ना किया जाए, सबको समान हेल्थ मिले। दूसरा इसका जो मेन फोकस था वो था अपनी प्राइमरी हेल्थ केयर पता, जैसे कि कोई व्यक्ति है, अगर वो बीमार हो तो सबसे पहले उसकी जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है, तो उससे सबसे पहले वो वहाँ जाए, वहाँ पे उसका इलाज हो। अब अगले चलते हैं, दूसरी पॉलिसी थी वो थी एनएच, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002। अब ये इसके अंदर क्या था वो देखते हैं। तो इसके अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब कि जैसे गवर्नमेंट गवर्नमेंट सेक्टर और जो है प्राइवेट सेक्टर वो साथ मिलकर काम करे, तो उसको बोलते हैं प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, और वो सबसे पहले इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसके अंदर सबसे पहले इसका मेनली फोकस था वो था एचआईवी एनसीडी जैसी बीमारियों को ठीक करना। इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर तीसरा हुआ है एनएचपी 2017, मतलब कि जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के अंदर लाई गई, उसके अंदर क्या था, तो उसके अंदर था यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, मतलब कि इसके अंदर ऐसा था कि अपने इंडिया के अंदर सबको या फिर अपनी कंट्री के अंदर सभी को सेम हेल्थ मिले, मतलब किसी अमीर या फिर गरीब के अंदर कोई भेदभाव ना किया जाए, सभी को सेम ट्रीटमेंट अफोर्ड हो या फिर अफोर्डेबल ट्रीटमेंट मिले। इसके अंदर आयुष्मान भारत जैसे मिशंस लाए गए, फिर जो डिजिटल डिजिटल इंडिया है, डिजिटल हेल्थ सिस्टम है, वैसे मिशंस लाए गए इसके अंदर। तो अब इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर अगला टॉपिक है वो है हेल्थ सिस्टम इन इंडिया, मतलब कि अपने इंडिया के अंदर हेल्थ सिस्टम कैसा है, वो कितने पार्ट में डिवाइड है उसको देखते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला पार्ट है वो है पब्लिक सिस्टम। अब इसके अंदर क्या होता है उसके अंदर वो देखते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला ये गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है ये सिस्टम। दूसरा इसके अंदर ये चीप एंड फ्री, मतलब ये एक चीप मतलब ये काफ़ी सस्ता या फिर फ्री में भी इसके अंदर इलाज होता है लोगों का। दूसरा इसके सिस्टम में इसकी मेन जो प्रॉब्लम है वो है लेस रिसोर्सेज, मतलब ये इसके अंदर जो रिसोर्सेज है वो कम या फिर बहुत लिमिटेड है। अब इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर दूसरा है वो प्राइवेट सेक्टर। अब इसके अंदर क्या होता है वो देखते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला पेड प्लस फास्ट सर्विस, मतलब कि ये एक तो महँगा है और उससे जो इसके अंदर जो सर्विस है वो एकदम बहुत ही ज़्यादा फास्ट है इसके अंदर। मतलब इसकी जो प्रॉब्लम मेनली वो ये कॉस्टली होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा महँगा होता है, इसकी जो मेनली प्रॉब्लम है ये। तो अब इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर अपना अगला टॉपिक है वो है नेशनल हेल्थ मिशन। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसके अंदर है सबसे पहले स्टार्ट होता है 2013 के अंदर नेशनल हेल्थ मिशन स्टार्ट हुआ था। तो इसके अंदर था इसके अंदर 2 मिशन थे एनआरएचएम, मतलब कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, दूसरा है एनयूएचएम मतलब नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। ये दोनों इंक्लूडेड थे इसके अंदर। इसका एम था यूनिवर्सल हेल्थ केयर, मतलब कि सभी को सेम हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड हो। इसका मेन एम यही था। इसके अंदर इसके की पॉइंट्स है वो है इसके अंदर आशा वर्कर्स थे। दूसरा इसके अंदर मैटरनल केयर, मतलब कि जो प्रेग्नेंट लेडीज थी उनकी केयर करना इसके अंदर था। दूसरा इसके अंदर इम्यूनाइजेशन, मतलब कि जो इम्यूनाइजेशन स्कीम है उनका लगाना ये इसी के अंदर शामिल था। तो बच्चों इसके अंदर हम आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर अगला टॉपिक है ग्लोबल हेल्थ गोल्स। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसके अंदर है एमडीजीज, मतलब कि मिनिमल डेवलपमेंट गोल्स। ये 2000 के अंदर चलाए गए और 2015 तक चलाए गए। इसके अंदर मेनली 8 गोल्स थे। अब इसके अंदर पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ, मतलब कि जो पॉवर्टी है उसको जड़ से हटाना, सभी को हेल्थ या फिर एजुकेशन प्रोवाइड हो। दूसरा इसके अंदर हेल्थ, मतलब सबकी हेल्थ सेम तरीके से ठीक करी जाए या फिर सभी को सेम ट्रीटमेंट प्रोवाइड हो इसके अंदर। ये इसके मेन गोल थे। तो इसके अंदर इसकी लिमिटेशन थी अनइक्वल प्रोग्रेस, मतलब कि इसके अंदर जो प्रोग्रेस हुई इस मिशन के अंदर वो अनइक्वल थी, मतलब कहीं जाके बहुत ज्यादा प्रोग्रेस प्रोग्रेस हो गई और कहीं पे मतलब की प्रोग्रेस स्टार्ट भी नहीं हुई। तो अब इसके अंदर दूसरा था वो था एसडीजीज। अब ये 2015 के अंदर स्टार्ट हुआ और इसके मेन इसका जो मेन गोल्स अचीव करना वो 2030 तक थे। अब इसके अंदर थे मेनली 17 गोल्स है इसके अंदर। इसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ इंक्लूड थे वो थे इसके अंदर पॉवर्टी, मतलब कि पॉवर्टी को जड़ से खत्म करना था इसके अंदर। दूसरा इसके अंदर गुड हेल्थ, मतलब कि सभी को सेम या फिर अच्छी हेल्थ मिले, अच्छी हेल्थ सिस्टम प्रोवाइड हो उसके अंदर, उनका ट्रीटमेंट अच्छे से हो सके, इसके अंदर ये था। दूसरा इसके अंदर क्लीन वाटर, मतलब जो वाटर की सप्लाई हो वो अच्छे से होए, मतलब साफ है जो कंटामिनेटेड या फिर कंटामिनेटेड फ्री वाटर सभी को मिले। तो अब इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर है एफआईपी डेवलपमेंट गोल्स। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसके अंदर फार्मेसी इंप्रूवमेंट, मतलब कि ये मेनली 3 चीज़ों पे 3 जगह पे काम आता है। दूसरा इसमें पहला एकेडमिक एरियाज़ के अंदर इसके इम्प्रूवमेंट हो, दूसरा इसमें प्रोफेशनल एरिया के अंदर इम्प्रूवमेंट हो, तीसरा सिस्टम, मतलब कि जो अपना हेल्थ केयर सिस्टम है, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो इसका। तो इसका एक एक इम्पोर्टेंट लाइन है इसके अंदर है नो फार्मेसिस्ट इक्वल्स टू नो सॉफ्ट मेडिसिन, मतलब कि इसके अंदर ये बताया गया कि अगर फार्मासिस्ट नहीं है, तो फिर ये क्या है कि मेडिसिन भी सेफ नहीं है, मतलब मेडिसिन को लोग अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएँगे, सेफली यूज़ नहीं कर पाएँगे। तो बच्चों आज का लेक्चर हमारा यही तक था और मैं आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों आज का हमारे चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन हो चुका है। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आए तो आप कमेंट करना ना भूलें, उसका जवाब बिल्कुल अच्छे से दिया जाएगा। और अगर साथ ही साथ आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको डी फार्मेसी कोर्स भी अवेलेबल हो जाएगा और उससे रिलेटेड जो भी नोट्स है वो भी अवेलेबल हो जाएंगे एकदम अफोर्डेबल प्राइस में। और साथ ही अगर आपको 25% डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा प्रोमो कोड AS25 यूज कर सकते हैं। उससे आपको इंस्टेंटली 25% डिस्काउंट मिल जाएगा।
तो बच्चों अभी जाके चेकआउट करें, क्योंकि ये जो डिस्काउंट है वो लिमिटेड समय के लिए है और बाद में अवेलेबल नहीं हो जाएगा, बाद में ये हट जाएगा। तो अभी जाके चेकआउट करें और परचेज करें। तो बच्चों आप ऐसे पढ़ते और समझते रहिए, तब तक के लिए ओके बाय।